मैं राम शरण सेठ, प्रवक्ता डाइट फिरोजाबाद। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत भाषा हिंदी, उसमें अध्याय 3 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। आज अध्याय 3 अंत होगा। तो हम हिंदी साहित्य की विधाओं की बात कर रहे थे और हिंदी साहित्य की विधाओं के क्रम में आज हम देखेंगे कि जीवनी, हिंदी साहित्य की एक विधा होती है जीवनी। जीवनी किसे कहते हैं, जीवनी से लाभ क्या होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवनी किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को आधार मानकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी और आत्मकथा में यहाँ पर थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं कि आत्मकथा में व्यक्ति अपनी जीवन में घट रही घटनाओं को स्वयं लिखता है। आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन में घट रही घटनाओं को स्वयं लिखता है और जीवनी में किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को आधार बनाकर कोई अन्य व्यक्ति लिखता है, उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी लेखक के भी प्रधान गुण होते हैं जो आत्मकथा लेखक के समान ही होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जीवनी का लेखक है और आत्मकथा का लेखक है उनके गुण समान ही होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है कि आत्मकथा में व्यक्ति अपनी जीवन में घट रही घटनाओं को स्वयं लिखता है और जीवनी क्या करता है, जीवनी में कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का जीवनी लिखता है। उसके बाद किसी व्यक्ति के जीवन को जो जीवनी लिखी जाती है उसे हम गाथा भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वस्तुतः जीवनी किसी न किसी रूप में हमारे पारंपरिक साहित्य में भी वर्तमान रही है। जो हमारे परंपरागत रूप से साहित्य है वहाँ भी जीवनी हमारे लिए वर्तमान रही है, शुरू से ही, आदिकाल से ही, रामायण महाभारत से लेकर। अब रामायण की मैं बात कर रहा हूँ तो रामायण में भी हम देखते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वर्णन किया। तो जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस कहीं न कहीं क्या है, ये जीवनी है। किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। किसकी जीवनी लिखा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के घटना जीवन में जो भी घटनाएं, अच्छी बुरी घटनाएं घटी, उनको जीवनी उसने लिखा। किसने? तुलसीदास ने। अब यहाँ पर हम जीवनी से लाभ क्या मिलेगा? जीवनी से बच्चों में सबसे पहले आदर्श की भावना का विकास होगा, जिससे कि बच्चे भविष्य में उनका अनुकरण कर पाएंगे। और इसमें क्या होगा, बच्चों में और कौन कौन सी संवेदनाओं का विकास होगा? आत्मीयता, सरलता, रोचकता, भावुकता का भी विकास होगा। समाज सुधार, राजनेताओं के, धर्म प्रचारकों के भी जीवनियाँ होती हैं, उनसे भी क्या होता है, बच्चों में चारित्रिक, नैतिक, मानसिक, आर्थिक विकास भी होता है। क्योंकि हम जीवनी अच्छे अच्छे उद्योगपतियों का भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वो किस प्रकार से संघर्ष करके अब इस समय इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अब हम कुछ प्रमुख हिंदी साहित्य की जो जीवनी है और जीवनीकार हैं उनका उल्लेख देखते हैं। जैसे है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा निराला की साहित्य साधना। यहाँ पर एक बात ये महत्वपूर्ण है कि आप यह देखेंगे कि जो जीवनी है, जीवनी में अन्य लेखक, जीवनी जो है किसी व्यक्ति विशेष को आधार मानकर कोई अन्य लिखता है। तो यहाँ पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा निराला की साहित्य साधना। उसके बाद अमृत राय ने लिखा कलम का सिपाही। कलम का सिपाही लिखा गया है अमृत राय ने, ये प्रेमचंद के ऊपर है। अमृत राय इनकी ये। उसके बाद जयप्रकाश भारती ने लिखा लोकमान्य तिलक। जयप्रकाश भारती ने लिखा लोकमान्य तिलक के ऊपर जीवनी। विष्णु प्रभाकर ने लिखा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा राहुल संकृत्यायन के ऊपर लिखा गया है। उसके बाद राहुल संकृत्यायन ने स्वयं लिखा महात्मा बुद्ध की जीवनी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब इसमें ये महत्वपूर्ण बात और भी आती है कि जीवनी से हमारा जो न्यूनतम अधिगम स्तर है इसका क्या संबंध है। न्यूनतम अधिगम स्तर, लर्निंग आउटकम में जीवनी से क्या संबंध है, जीवनी से बच्चे क्या सीखेंगे। तो जीवनी से क्या होगा, बच्चे सामाजिक, मानसिक, आर्थिक की उन्नति या कैसे कैसे हो सकती है इसके बारे में भी बच्चे जान सकते हैं। जीवनी के लिए निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। जीवनी जो लिख रहा है उसके लिए निष्पक्ष होकर लिखना पड़ेगा। आप किसी के प्रति झुक कर, किसी के प्रति लगाव रख के जीवनी नहीं लिख पाएंगे या आपकी जीवनी वो सही नहीं होगी। अब इस क्रम में हम अब आगे बात करते हैं पत्रों का लेखन। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अध्याय 3 है। अध्याय 3 के अंतर्गत एक प्रकरण है आपका पत्रों का लेखन।
पत्रों के लेखन का महत्व क्या है, तो पाश्चात्य लेखक जेम्स हार्डल ने कहा है, जिस प्रकार कुंजियां मंजूषाओं के अंतराल को खोल देती हैं, उसी प्रकार पत्र द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। तो इनकी परिभाषा को हम देखते हैं। इसमें लिखा है जिस प्रकार कुंजियां, कुंजी का मतलब यहाँ पर है चाबी से, कुंजियां मंजूषाओं को, मंजूषा का यहाँ पर है बक्सा कुछ भी कह सकते हैं, वो खोल देती हैं, ताले को खोल देती हैं, कुंजियां ताले को खोल देती हैं। उसी प्रकार से जो पत्र होता है वो दूरस्थ व्यक्ति जो स्थित है, रह रहा है, उससे हमारे क्या आत्मीय संबंध प्रकट कर देता है। अब हम देखते हैं कि पत्र हमारे अभिन्न दूत या साथी हैं। आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी हम जब भी पत्राचार करते हैं तो वो पत्रों के ही माध्यम से ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। भले से उसका प्रारूप आज बदल गया है, पत्रों का जो प्रारूप वो बदल गया है। आज हम पत्र लिखते हैं, टेक्नोलॉजी से लिखते हैं और टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम सेंड कर देते हैं, मेल पर, जीमेल पर, जहाँ भी सेंड करते हैं। लेकिन हम लिखते क्या है, पत्र है। पहले भी पत्र था और अब भी पत्र है। अब पत्र में लिखने में बहुत ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या होनी चाहिए, उसमें शिष्टाचार, समय और संबंध का ध्यान रखना चाहिए। पत्रों की भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। पत्र लिखते समय पत्र के विषय के अनुरूप हमें लिखना चाहिए। अगर कोई व्यावसायिक पत्र है या सगे संबंधियों का पत्र है, उसके अनुसार लिखना चाहिए। अब यहाँ पर हम पत्र लेखन में बात कर रहे हैं। अब यहाँ फिर लर्निंग आउट, इसमें भी लर्निंग आउटकम क्या सीखता है, तो यहाँ बच्चा क्या सीखता है इसको भी देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे के अंदर शब्दों का ज्ञान होगा, नए नए शब्दों का ज्ञान होगा, शब्दों का तरीका। इसीलिए एप्लीकेशन लिखवाया जाता है विद्यालयों में कि अगर छुट्टी पर जा रहा है बच्चा तो उसे एप्लीकेशन लिखवाया जाता है। तो यहाँ एप्लीकेशन लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते लिखते बच्चे के अंदर लेखनी सुधर जाती है और उसमें वाक्य के शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए ये भी सुधर जाता है। इसीलिए बार बार कक्षाओं में, विद्यालयों में, कॉलेजों में कोई भी कार्य हो उसको आपको लिपिबद्ध करके देना पड़ता है। इसीलिए इससे आपका तो लिखित तो आपने दे ही दिया, इसके अलावा आपका भी विकास होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पत्रों के प्रकार सामान्यतः छह होते हैं। इसमें पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक के नाम पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी कार्यालयों के पत्र। पारिवारिक पत्र में प्रेम, सद्भावना, आत्मीयता के भाव लक्षित होते हैं। पारिवारिक पत्र हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं कि पत्रों के जो प्रकार है उसमें से जो मुख्य प्रकार जो औपचारिक और अनौपचारिक के अंतर्गत, तो ये पारिवारिक पत्र हमारा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम देखते हैं पारिवारिक पत्रों में क्या क्या संबंध हो सकते हैं, किन किन संबंधों में हम लिखते हैं। तो यहाँ पिता पुत्र, पुत्र पिता, माता पुत्र, पुत्र माता, मित्र मित्र, गुरु शिष्य, शिष्य गुरु, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद मित्र को पत्र आता है। उसके बाद शिकायती पत्र आता है, जहाँ से हमें कोई किसी सरकारी कार्यालय में है और हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसके लिए भी हमें कार्य पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी कार्यालयों के पत्र में हमें स्पष्ट और सरल भाषा में लिखनी चाहिए। महोदय, महोदया, जो भी आप वहाँ संबोधन कर सके वहाँ करना, वहाँ पर नीचे भवदीय लिख सकते हैं। उसके बाद व्यावसायिक पत्र आता है। व्यावसायिक पत्र के बाद आप आवेदन पत्र देते हैं किसी भी संस्थान में नाम लिखने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, परीक्षा में बैठने के लिए, अनुपस्थिति कम है उसके लिए, तो ये क्या होता है, आवेदन पत्र के रूप में देते हैं। अब इसी प्रकरण में अध्याय 3 के ही अंतर्गत हम बात करते हैं नाटक या संवाद शिक्षण। प्राथमिक कक्षाओं के लिए नाटक या संवाद शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य भरतमुनि ने लिखा है, अवस्था अनुकृति नाटकम, अवस्था अनुकृति ही। किसी भी अवस्था में अनुकरण को नाटक कहते हैं, किसी भी अवस्था में अनुकरण को नाटक कहते हैं। संस्कृत भाषा में नाटक को 3 रूपों में माना गया है, नाट्य, रूप्य और रूपक। नाटक जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है। नट पहले भी जमानों में नट नटिन होते थे, वो जो कि राजाओं का मनोरंजन करते थे, तो वहाँ से लिया गया है। वहाँ से नट 4 प्रकार के अभिनय करते हैं, वाचिक, आंगिक, सात्विक और आहार्य। उसके बाद आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आधुनिक काल में तो मनोरंजन की अनेक साधन हैं।
हमारी राष्ट्रीय सरकार ने रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से जनता को मनोरंजन के अनेक साधन जुटा दिए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत साधन जुटा दिए हैं, लेकिन आज भी हम नाटक के माध्यम से ही अपना मनोरंजन करते हैं। और नाटक ऐसे भी होते हैं जिससे कि हम और भी लोगों को अपनी राय भी प्रकट करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि भरत मुनि ने क्या कहा है, नाटक वह प्रयोग है जिसमें किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक अथवा कल्पित कथा के आधार पर नाट्यकार द्वारा रचित रूप के अनुसार नाट्य प्रयुक्ता प्रशिक्षित नट रंगमंच पर अभिनय और गीत की सहायता से दर्शकों के हृदय में इसे उत्पन्न करके मनोविनोद करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नाटक का हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या महत्व है। तो आप सबको ज्ञात ही कि नाटक के माध्यम से हम भाषा की ही नहीं भाषा में हिंदी की ही नहीं, हम अंग्रेजी को, संस्कृत को, और भाषा की बात क्या करें, हम तो अन्य विषयों को, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, इनका भी हम प्रयोग नाटकों के माध्यम से करके सरलतम रूप में करके बच्चों से हम आपस में जुड़ सकते हैं। और हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो हमारी लर्निंग है उसको हम सुचारू रूप से चला सकते हैं और बच्चों को जोड़ सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी रहती है कि हम कक्षा में ऐसे विधि का प्रयोग करें जिसका कि बच्चों को इंटरेक्ट हो सके और हमारे जो लर्निंग आउटकम जो गोल से निर्धारित किए गए हैं, कक्षा 1 के लिए इतने शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, कक्षा 2 के लिए अलग, कक्षा 3 के लिए अलग, 4, 5 के लिए अलग, 6, 7, 8 के लिए अलग। तो इनसे क्या होगा कि हम नाटक के माध्यम से अन्य विषयों में भी प्रयोग करके, और प्रयोग किया भी जा रहा है कि नाटक के माध्यम से अन्य विषयों में प्रयोग करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक चीज़ और बात करते हैं कि नाटक की लोकप्रियता भी उसके प्रयोजन पर आधारित होता है। नाटक किस प्रयोजन से लिखा गया है इसकी भी उपयोगिता उसकी आधारित होता है। जनसाधारण की वस्तु है। भरत मुनि ने कहा है, नाटक दुखार्थों, श्रमजीवियों, सुखातुर और तपस्वियों सभी के लिए उपयोगी है। भरत मुनि ने कहा कि नाटक जो है, जो दुखी है उनके लिए भी उपयोगी है, जो डेली काम करने वाले उनके लिए उपयोगी है, जो किसी शोक में व्याकुल है उनके लिए भी उपयोगी है, और तपस्वियों के लिए भी उपयोगी है। यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं कि प्राचीन काल से नाटक का प्रयोग होता रहा है, अब भी नाटक का प्रयोग होता है। वो शिक्षण के तरीके में, शिक्षण विधि में नाटक का ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। इससे हम बच्चों को एकत्रित करके बैठा सकते हैं कक्षा में, और कक्षा में बैठाने के बाद अपनी हम जो भी चीज़ें जिससे अध्ययन अध्यापन करने का कार्य है वो भी हम इनको कर सकते हैं। उसके बाद छात्रों के लिए नाटक की शिक्षा की महत्व, कि छात्र नाटक से शिक्षा में क्या महत्व है। जिस बात को आप जितने प्रभावी ढंग से कह पाएंगे, आपके कार्य, आपकी विधि उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाटक दृश्य और श्रव्य सामग्री होता है, इसलिए जो भी चीज़ें हम नाटक में देते हैं, और हमें ये भी ज्ञात है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो वह चीज़ें हमें लंबे समय तक और बहुत ही शीघ्र गति से हमारे मस्तिष्क में स्थायित्व बना लेती हैं, स्थायी जगह बना लेती है, जिसका कि उपयोग हम अपने व्यवहारिक जीवन में कर सकते हैं। नाटक अभिनयपूर्ण खेल है। मैंने बताया आप मैथ में भी प्रयोग कर सकते हैं, साइंस में भी प्रयोग कर सकते हैं, सोशल साइंस में प्रयोग कर सकते हैं, और लैंग्वेज में तो कर ही सकते हैं। उसके बाद नाटक में संवादों की प्रधानता होती है। संवाद, नाटक जो होता है वो संवादों के माध्यम से ही प्रकट किया जा सकता है। इससे क्या होगा, संवाद से ही संवाद, ऐसा वाद जो कि समान रूप से चलता रहे, हम बच्चों को भी क्या करें, बच्चों से भी जुड़ सकें। उसके बाद हम बात करते हैं नाटकों के शिक्षण में छात्रों को महत्व दिया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं नाटक से छात्रों में मनोरंजन तो दिया जा सकता है, किंतु उनको उपदेश भी दे सकते हैं। नाटक हम ऐसा दिखाएं, ऐसा सुनाएं जिससे कि उनको उपदेश भी प्राप्त होता रहे। अब हम इसे अंधेर नगरी ले लेते हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। वो राज व्यवस्था से प्रेरित है कि अगर मूर्ख राजा है तो किस प्रकार से जनता प्रताड़ित होती रहती है। तो ये नाटक के माध्यम से हम उपदेशात्मक नाटक रख सकते हैं। नाटकों के माध्यम से बच्चों के लिए वीर बालक, राखी की मर्यादा या एकांकी नाटक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम उनका अंग संचालन, बच्चों का हास्य मनोविनोद भी कर सकते हैं नाटक से। उसके बाद बालक को करके सिखाना जो प्रक्रिया है वो भी नाटक के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नाटक शिक्षण के उद्देश्य क्या है। नाटक के शिक्षण से क्यों
क्यों कराया जाता है या इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन करना। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम मनोरंजन तो करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो ऐसा नहीं कि परिवार में एक साथ बैठ कर देख सकते हैं। ऐसी नाटकें अब नहीं आ रही हैं या बहुत कम आ रही कह सकते हैं। तो नाटक ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के लिए स्वस्थ मनोरंजन का उपयोग करे या जो स्वस्थ मनोरंजन का संदेश दे। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी संस्कृति, अपनी गौरव और अपनी महत्ता को और वर्तमान प्रगति से परिचित करना। हम नाटक ऐसा भी रखना चाहिए, पाठ में ऐसा सुनाना चाहिए जिसका कि हम उपयोग वर्तमान जीवन में क्या हो रहा है इसका भी उपयोग कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार भी नाटक का रचना होना चाहिए और उन्हीं नाटक का मंचन या हम कक्षाओं में प्रयोग करना चाहिए। आदर्श पात्रों द्वारा भी चित्र करना चाहिए। नाटक में आदर्श पात्र उठाना चाहिए। रामचरितमानस में राम को उठा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब मैथिली चंद्रगुप्त की रचना साकेत। साकेत में हम लक्ष्मण का ले सकते हैं। उसके बाद कृष्ण का ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें आदर्श पात्रों को उठाना चाहिए जिनके की गुणों को बच्चे ग्रहण करें। उसके बाद हम भाव भंगिमाओं के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जब नाटक आप कह रहे हो तो या जो बोल रहे हैं तो भाव भंगिमा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ना हो कि आप चूँकि नाटक में बताया नाटक संवाद पर आधारित है तो संवाद महत्वपूर्ण होते हैं। तो संवाद इस प्रकार बोला जाए कि उसका हम प्रयोग सही से कर पाएँ। और नाटक में संवाद का महत्व होता ही इसलिए भाव भंगिमाओं पर, जब नाटक हम बोल रहे हैं, नाटक करवा रहे हैं या नाटक सुना रहे हैं तो हम अपने भाव भंगिमाओं के अनुसार ही सुनाते रहें। आत्म अभिव्यक्ति में आत्म प्रकाशन का अवसर देना। नाटक से क्या होगा, बच्चों से भी आप नाटक करवा सकते हैं। इसमें उनकी आत्म अभिव्यक्ति का विकास होगा और उनको अवसर भी मिलेगा। नाटकों का चयन और किस प्रकार किया जाए, कक्षाओं के नाटकों का चयन क्यों किया जाए और किस प्रकार किया जाए। सबसे पहले क्या होता है, नाटक के चयन करने में ध्यान देने योग्य बातें क्या होती है। कथा वस्तु होता है, अभिनेता होता है, रस होता है, अभिनय होता है और वृत्ति होती है। वृत्ति क्या होती है, यहाँ पर नाटक किस वृत्ति की है, नाटक के उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नाटक जो अच्छा होता है, जिसका चुनाव किया जाता है, वो किन किन बिंदुओं पर होता है। यहाँ पर देखते हैं कथा वस्तु रोचक और प्रभावशाली होना चाहिए। जो नाटक का विषय हो वो हित उपदेश हो, उपदेश परक हो और हित वाला भी होना चाहिए। उदात्त चरित्र वाले होने चाहिए। उदात्त चरित्र जैसे रामचरितमानस के हम लें तो भगवान राम का वर्णन किया गया। भाषा क्या हो, सरल हो, मुहावरेदार ज़्यादा ना हो। उसके बाद सामंजस्य हो, पात्रों के क्रियाकलापों में सामंजस्य की नाटक में प्रतीत होना चाहिए। चयनित नाटक स्तर के अनुकूल हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है स्तर के अनुकूल हो। ऐसा ना हो कि हम किसान और भालू की कहानी कक्षा 8 में जाकर पढ़ा रहे हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध को हम पढ़ा रहे हैं जाकर कक्षा 1 में। तो ये क्या होगा, स्तर के प्रतिकूल हो जाएगा। हमें बच्चों के स्तर के अनुकूल नाटक ही होने चाहिए। उसके बाद भाषा शैली का भी ध्यान देना चाहिए नाटक में। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और भी आती है कि नाटक में हमें भाषा शैली का ध्यान देना चाहिए। अब नाटक और संवाद के पाठों के रूप में पाठन, तो यहाँ पर नाटक के रूप निम्नलिखित हैं: गहन अध्ययनिष्ठ पाठ, अभिनय रस पाठ, रचना पाठ और संवाद पाठ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि गहन अध्ययनिष्ठ पाठ के क्या उद्देश्य होते हैं। इनका होता है क्रमबद्ध ज्ञान कराना, भाषा पर पूर्ण अधिकार कराना, तीव्र गति से वाचन करना। उसके बाद हम बात करते हैं अभिव्यक्ति, मौखिक और लिखित होती है। नाटकों में भी ये होता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि नाटक अथवा संवाद के पाठों का अभिनय अवश्य कराए, किंतु अभिनय कराया ही जा सकता है। इसके बाद भी प्रत्येक कक्षा में पाठ्य पुस्तकों को 1 या 2 एकांकी पाठ सम्मिलित अवश्य करना चाहिए। अभिनय रस के पाठों का उद्देश्य क्या है, अभिनय क्यों किया जाता है, नाटक क्यों किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं हास्य भाव, प्रसंग को भाव के अनुकूल बोलकर अभिव्यक्त किया जाता है। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। भाषा और साहित्य में रुचि लेने की क्षमता का विकास होता है। छात्रों में उत्तम वृत्तियों का विकास होता है। इस प्रकार हमने आज चर्चा किया कि नाटक क्या होता है, नाटक का चयन कैसे किया जाता है,
नाटक के चयन करने में कौन कौन से चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, और नाटक के उद्देश्य क्या हैं, नाटक शिक्षण का महत्व क्या है, और आपके इसमें दिया हुआ अगली पॉइंट है, इसमें अगला बिंदु अनिवार्य संस्कृत के पाठों का अध्यापन। आप क्लास 6, 7, 8 की जो कि किताबें हैं उनसे आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। और आज हम DLED चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अध्याय 3 आपका पूर्ण होता है। धन्यवाद।